यानी चेहरे का हाव भाव देखते हैं, कभी आंखें ने, मुंह ने, है ना, बहुत तरह का। उस तरह से भाव 49 हैं। अस्थाई भाव जो है वह 9 है। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जी। इसमें क्या होना चाहिए बताएं? वही तो बात है, मैं भी अध्ययन करता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ, तो ऐसी बात नहीं है। और काफी ज्यादा अध्ययन करके पढ़ाते हैं हिंदी हम, आप जानते भी हैं ये बात को। प्रयास हमारा रहता है कि कहीं छात्र ये ना सोचे कि कमी पड़ गई। तो मैंने क्या बताया कि रस तो वैसे 4 ही है। क्या है आपका? विभाव, फिर आपका अनुभाव, फिर संचारी भाव और अस्थाई भाव। यानी कि जो देखता है ना, जो देखता है वह विभाव है, और जो मन में प्रकट होता है वह अनुभाव है। ठीक, किसी चीज को देखे वो क्या है? विभाव। जैसे किसी खूबसूरत व्यक्ति को देखे ना, तो क्या हुआ? विभाव। अब मन में जो भावना आई वह अनुभाव है, और जो सहायता किया उसमें वो है संचारी भाव है। और जो अस्थायित्व बना देखकर उसके प्रति प्रेम, घृणा, नफरत, वो होता है आपका अस्थाई भाव। ठीक जी, बिल्कुल। तो उद्दीपन, अरे उद्दीपन कहाँ होगा? उद्दीपन जो बात कर रहे हैं वह श्रृंगार रस में पढ़ा जाता है, आलम ओलम ये सब। ठीक है, कोई बात नहीं है। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। सीता हरण की बात किया गया है। किसकी बात किया गया है? सीता हरण। इसमें कौन सा रस? करुण, रौद्र, संयोग, श्रृंगार, वियोग, श्रृंगार। बताएं इसमें कौन सा रस होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा रस होगा इसमें? ये देखिए, ये नायक नायिका का मिलन पर है। ये क्या है? मिलन पर है। और यह किस पर है? तो बिछड़ने पर। किस पर है? बिछड़ने पर। नायक नायिका जब मिलते हैं तो संयोग, श्रृंगार, और बिछड़ जाए तो वियोग। और श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव है वो क्या होता है? रति होता है। क्या होता है? रति। सही उत्तर बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल डी उत्तर वियोग श्रृंगार रस है, यानी नायक नायिका का बिछड़ने पर वियोग। ध्यान दीजिएगा, वात्सल्य भी आपका संयोग होता है, उसमें भी वियोग होता है जी। अगला देखा जाए क्वेश्चन आसान था, थोड़ा बहुत अभ्यास करवा दे रहे हैं, क्लास पढ़ाए हैं। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है बताएं? किसका उल्लेख नहीं है? अस्थाई भाव, शांत भाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव, किसका नहीं है बताएं इसमें? ये शांत भाव का नहीं है, यानी विभाव। यहां क्या होगा? यहां पे होना चाहिए किस, क्या होना चाहिए? विभाव होना चाहिए, शांत भाव नहीं है, विभाव। ठीक, फिर आपका अनुभाव, फिर व्यभिचारी यानी संचारी भाव, ठीक, और फिर अस्थाई भाव। तो किसका नहीं वर्णन? शांत भाव का वर्णन नहीं है। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, आज वह प्रश्न देखेंगे जो यूपीपी में दिखेंगे, विलोम, पर्यायवाची, यह सब प्रश्न आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षे जनु निज निधि पहचाने, लोचन मृग रामही उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी। सीता स्वयंवर का प्रसंग है। ये किसका प्रसंग है? सीता स्वयंवर। सीता स्वयंवर का प्रसंग है।
इसमें क्या होना चाहिए? वात्सल्य, भक्ति, संयोग या वियोग। जी, ये भी क्वेश्चन आसान है। सी उत्तर संयोग श्रृंगार। ठीक है, क्योंकि यह क्वेश्चन स्पष्ट दिख रहा है इसमें, संयोग श्रृंगार, ये सीता स्वयंवर की बात है, तो इसमें क्या होगा? संयोग श्रृंगार सही है इसमें। ठीक, 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 4, कीलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। बहुत ही अच्छा है, लाइन बताएं इसका क्या होना चाहिए? कौन सा रस? वीर होगा, शांत होगा, वात्सल्य होगा या हास्य होगा? क्या होना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए ये। माता पुत्र की बात किया गया है, बिल्कुल वात्सल्य है ना, वात्सल्य ये रस है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5, अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? अस्थाई भाव की संख्या 9, 10, 11, 12। अस्थाई भाव देखिए, अगर अनुसार पूछा जाए ना कि भरत मुनि के अनुसार या उसके अनुसार, तो अलग होगा, लेकिन वैसे तो मूल आपका 9 ही माना गया है। एक आपका अलग किया गया है, किसको? वात्सल्य को अलग किया गया है, और एक आपका भक्ति को अलग किया गया है, जिसको भागवत ओगवत कहा जाता है। ये 2 को अलग किया गया है, तो क्या हो जाएगा? अस्थाई भाव की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। बिल्कुल ठीक, सही उत्तर आशुतोष जी, बिल्कुल सभी का बिल्कुल। 11 देखिए, वैसे 11 अगर किसी का नाम नहीं आया है ना, नाम नहीं आया है, वैसे राधे श्याम ठाकुर जी आपका भी ठीक है एक तरह से, अगर किसी का नाम नहीं आया अनुसार, तब तो 11 होगा, लेकिन अगर किसी के अनुसार पूछे तब तो भाई 9 होगा, लेकिन मूल तो आपका 9 ही है। छठा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, युधिष्ठिर में समास बताएं। युधिष्ठिर में समास द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष। युधिष्ठिर देखने से क्या लग रहा है? देखने से लग रहा होगा आप लोग को, क्या लग रहा होगा? युद्ध में स्थिर लग रहा होगा, नहीं, युद्ध में स्थिर लग रहा होगा, युद्ध में स्थिर ऐसा लग रहा होगा ना। तो इस हिसाब से आप लोग को लग रहा होगा कि ये अधिकरण तत्पुरुष नहीं, में पर भीतर लग रहा होगा, लेकिन क्या एग्जैक्ट होना चाहिए इसका? डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, बिल्कुल नहीं, बहुव्रीहि होगा। क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। युद्ध में स्थिर अर्थात ज्येष्ठ पांडु पुत्र की बात किया जा रहा, ज्येष्ठ पांडु पुत्र। ठीक, इस हिसाब से युधिष्ठिर कहाँ चला जाएगा? ये बहुव्रीहि समास में चला जाएगा। जी बिल्कुल, बी उत्तर बिल्कुल सही जगह, मतलब उत्तर किए हैं आप लोग, बहुव्रीहि में जाएगा। ठीक, द्वंद्व जानते ही हैं, आपका योजक चिन्ह होता है, द्वंद्व होता है, द्विगु संख्यावाचक होता है, और तत्पुरुष के 6 भेद, 6 क्या कहा जाए एक तरह से तो 8 हो जाते हैं, क्योंकि उसी में ये तत्पुरुष में ही आ जाता है आपका द्विगु, और कर्मधारय भी आ जाता है। तो उस हिसाब से देखिए, ये तत्पुरुष में कारक और विभक्ति का प्रयोग होता है, जानते ही आप लोग। जी बिल्कुल, ये क्वेश्चन बहुव्रीहि होगा। क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 7 नंबर, धर्माधर्म में कौन सा समास होगा? धर्माधर्म, तत्पुरुष, अव्ययी भाव, द्वंद्व या द्विगु? धर्माधर्म, धर्माधर्म में समास कौन सा होना चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। क्यों भाई?
धर्माधर्म यानी कि ये धर्म है। एक बात बताइए, धर्म क्या ये, एक बात बताइए, अव्ययी भाव कैसे होगा? पहला पद जो होता है, पहला पद दो चीज है। पहला पद जो है या तो क्या होना चाहिए, उपसर्ग होना चाहिए, ठीक, या अव्यय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अव्यय। तो देखिए ये धर्म जो है, धर्म क्या शब्द है? धर्माधर्म। अब बताइए ये धर्म शब्द है, क्या अव्यय है? नहीं है। क्या उपसर्ग है? नहीं है। तो फिर कैसे? यहां ऐसे देखिए, करेक्शन ऐसे कीजिएगा, बिल्कुल पेपर तक धर्म और अधर्म, धर्म इसका क्या होगा? धर्म और अधर्म, विग्रह करेंगे तो क्या होगा? धर्म और अधर्म होगा। तो यानी कि धर्म अधर्म क्या हो जा रहा है यहां पर? देखिए धर्म और अधर्म। और जानते हैं ना एक बात कि द्वंद्व समास की खूबी है कि या तो दोनों होना चाहिए, क्या होना चाहिए? संज्ञा होना चाहिए, ठीक, या तो दोनों क्या होना चाहिए? विशेषण होना चाहिए। तो ये दोनों विशेषण ही है, धर्म और अधर्म, बिल्कुल। 7 का सी द्वंद्व समास होगा। अव्ययी भाव का देखिए पहचानने का नियम तो हम बताए हैं भाई कि अव्ययी भाव की पहचान होगी कि पहला जो पद होगा या तो उपसर्ग होगा या तो अव्यय होगा, और दूसरा पद संज्ञा होगा। क्या होगा? संज्ञा। और दोनों जो पद हैं वह किस रूप में आएंगे? क्रिया विशेषण के रूप में। तो धर्म है, न तो उपसर्ग है और न तो कहीं अव्यय में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इसमें पढ़ाया है क्या? मैंने नहीं पढ़ाया है जी। तो बिल्कुल क्या होना चाहिए? द्वंद्व समास तोड़ के नियम के अकॉर्डिंग चलिए तब पकड़ में आएगा। वैसे तो दिख रहा है आप लोग को एके में, तो समझ लिए कि अव्ययी भाव हो जाएगा। अव्ययी भाव का भी एग्जाम्पल आएगा आगे चल के, आप देखें क्वेश्चन को। देखिए सूर्योदय में प्रयुक्त समास बताएं। सूर्योदय, सूर्योदय में प्रयुक्त समास क्या होना चाहिए? द्विगु, द्वंद्व, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। क्या होना चाहिए? सूर्योदय पहले तो विग्रह करने की क्षमता, शब्द का विग्रह करेंगे, उत्तर आपके सामने दिखेगा। तो सूर्य का उदय क्या होगा? सूर्य का उदय, ठीक। और का, की, के, रा, री, रे, नानी, ने, तो कौन सा होगा ये? यह होगा संबंध तत्पुरुष में आएगा। क्या होगा? तत्पुरुष होगा इसका जी, बिल्कुल। बी कैसे भाई? हाँ कैसे? अच्छा द्वंद्व कैसे? ये सूर्य और उदय कहीं पढ़े हैं नियम? हाँ पढ़े हैं। ये तो ऐसे हो जाए, कहीं देखे हैं? हाँ ये देखें, ये गलत है भाई। हाँ विग्रह, पहले शब्द का विग्रह करना सीखिए तभी सही। जब तक विग्रह नहीं करेंगे असंभव है कि उत्तर मिल जाए, असंभव। जैसे कि आप बताइए असंभव भी अगर देखा जाए तो क्या होना चाहिए इसको समास में? अ क्या है? उपसर्ग है ना। हाँ असंभव संज्ञा है। तो इस तरह से हर शब्द का अर्थ होता है जी, बिल्कुल। संबंध तत्पुरुष में जाएगा, सूर्योदय इसमें तत्पुरुष में जाएगा। यह दिक्कत करता है, लेकिन अगर जान गए कि पहला पद या तो उपसर्ग होगा या तो अव्यय होगा, दूसरा पद संज्ञा होगा, यही पहचान है अव्ययी भाव समास की, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 9 नंबर।
चंद्रशेखर में समास है, चंद्रशेखर में समास, चंद्रशेखर। अव्ययी भाव, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोग के लिए लाए हैं हम, और अगर इसका वैल्यू नहीं समझते हैं तो अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं, प्रयास मैं कर सकता हूं आप लोग के लिए। बाकी आप की इच्छा करेगी तो देखेंगे, इसके लिए आप लोग स्वतंत्र हैं भाई, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। कहीं भी पढ़ने के लिए या कहीं भी सीखने के लिए हर इंसान अपने भाग्य का निर्माता है कि नहीं? हर इंसान, हर छात्र जानता है कि उसके लिए क्या भला है कि नहीं? मेरा प्रयास ऑनलाइन मंच से है, अच्छा मटेरियल देना, क्वेश्चन चुन चुन कर देना, है कि नहीं? तो यही मेरा प्रयास है। बाकी जो पढ़ेंगे वो भी ठीक, नहीं पढ़ेंगे तो अपना जानते हैं वो कि भाई बेहतर क्या है, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। स्वतंत्र, मैंने क्या कहा, सब स्वतंत्र हैं। अच्छा, कर्मधारय क्यों होगा, एक बात बताइए। कर्मधारय का नियम क्या कहता है? नियम क्या कहता है? विशेषण और विशेष्य की बात किया गया है। विशेषण और विशेष्य का खेल है, विशेषण और विशेष्य का, या उपमा, उपमान और उपमेय का खेल है। किसका? उपमान और उपमेय का खेले है। जैसे मैंने कहा लौह पुरुष, ध्यान से देखिए, लौह पुरुष, तो ये पुरुष क्या है? विशेष्य है, और लोहा क्या है? विशेषण है। यानी कि लोहे के सदृश, लोहे के जैसा पुरुष। खेल यहाँ समझिए, क्वेश्चन आते के साथ वो होता क्या है उसका कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाए, इसीलिए कहते हैं भैया जड़ पकड़ के पढ़ो, ऊपर से पढ़ोगे हवा में लटक जाओगे। तो इसीलिए कहते हैं पहले आना चाहिए कर्मधारय होता क्या है। तो बताइए, चंद्र है शिखर पे जिसके, ध्यान दीजिए, चंद्र है शिखर पर जिसके, शिखर पर जिसके, अर्थात शिव, अर्थात शिव। क्या होगा? चंद्र है शिखर पर जिसके, अर्थात शिव। तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल बहुव्रीहि समास होगा। चंद्रशेखर चंद्रमौली वीणापाणी चतुर्भुज, चतुर्भुज चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। अगर शब्द आ जाए, वैसे तो चतुर्भुज द्विगु में आएगा, लेकिन नाम का अगर प्रयोग किया जाए तो कहाँ जाएगा? बहुव्रीहि में। समास में मेरे पढ़ाए गए किसी छात्र को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर हो रही है तो समझिए कहीं ना कहीं चूक आप में है, कहीं चूक हम में है। ऐसा लज्जित ना करें हमें जी। क्या ये पढ़ाया गया है? इसी का उदाहरण है दशानन, दशयानन जिसके, अर्थात रावण। इसी का उदाहरण होगा पीताम्बर, यानी पीत है, अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो कई तरह से बनते हैं कभी कभी बहुव्रीहि कर्मधारय जैसा दिखने लगता है। किसके जैसा? क्यों दिखता है कर्मधारय के जैसा? क्योंकि अगर नाम दे दिया, ध्यान से देखिएगा, अगर नाम दे दिया तब तो भागेगा बहुव्रीहि। यानी कि पीत है अंबर जो, ध्यान सुनिएगा, पीत है अंबर जो, तब तो चला गया कर्मधारय में। अब पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तब तो बहुव्रीहि में चला गया। ध्यान से देखिए, शब्दों का खेल होता है। देखिए कोई छात्र फेल होता है ना, तो दोनों का बराबर योगदान माना जाता है। माना जाता है कि शिक्षा व्यवस्था फेल हुई है। बीएड का, बहुत लोग बीएड किए होंगे आप लोग, और इसमें पढ़ाया जाता है टेट के भी क्लास में कि अगर
छात्र फेल हुआ तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सिस्टम फेल हो गया है, यानी ये टीचर की और छात्र की दोनों की कमियां मानी जाती है। छात्रों के फेल होने में शिक्षक का योगदान है बराबर। जैसे पास होने में योगदान, तो पास होने में अगर योगदान श्रेय लेते हैं तो फेल होने में भी योगदान लेना चाहिए। केवल अमृत पीने के लिए नहीं, विष पीने की क्षमता होनी चाहिए शिक्षक के अंदर। ठीक है, तो हमेशा मैं रखता हूं इस बात का ध्यान कि अगर कोई छात्र गड़बड़ी कर रहा है तो मेरा मिस्टेक है। पथभ्रष्ट, बहुत ही शानदार प्रश्न है। पथभ्रष्ट में समास कर्मधारय जी। आम खाया जाता है, आम खाया जाता है। देखिए ये तो कर्म वाच्य हो जाएगा धनंजय जी। और जानिए जिसमें कर्ता न मिले, कर्म न मिले, वो तो भाववाच्य में जाता है, ये कर्मवाच्य में जाएगा जी। तो पथभ्रष्ट क्या होगा? कर्मधारय, तत्पुरुष, देगो या द्वंद। पथभ्रष्ट तो क्या होना चाहिए इसका? पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट है। ठीक है, तो ये कौन सा होना चाहिए? अपादान, तत्पुरुष होगा। ये क्या होगा? अपादान तत्पुरुष होगा। ये अपादान तत्पुरुष में आएगा, पथ से भ्रष्ट। फिर इसी में आएगा आपका चरित्रहीन। क्या आएगा? चरित्रहीन। फिर इसी में आएगा धनहीन। फिर आएगा आपका क्या? बलहीन आएगा। ठीक, यह सब शब्द क्या हैं? यह आपादान तत्पुरुष के उदाहरण है जी। सही उत्तर तत्पुरुष, सही है उत्तर। बहुत सुंदर। मेरे ख्याल से गलतियां नहीं हो रही होंगी आप लोगों से। किरण का पर्यायवाची बताएं। किरण का, यह देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस में यही सब क्वेश्चन आते हैं, ध्यान दीजिएगा। व्याकरण से 12 से 15 क्वेश्चन, बाकी सब विलोम, पर्यायवाची, भिन्नार्थक वाक्यों के शुद्धि अशुद्धियां आती है। अब आए हैं, अब यूपीपी के असली क्वेश्चन पे से सामना होगा इससे आप लोग का। तो किरण का पर्यायवाची रश्मि, मयूख, मरीचि, ये सभी। बिल्कुल, किरण का पर्यायवाची रश्मि, मयूख, मरीचि, ये तीनों होंगे। सही है। अगला देखो भाई, क्वेश्चन क्या आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है दांत का पर्यायवाची है। दांत का पर्यायवाची दाड़िम, दंत, दसन, रदन। दांत का पर्यायवाची चरित्रहीन, चरित्र से बिल्कुल अलगाव हो रहा है। कभी कभी नेत्रहीन, दोनों में पूछ देता है। ध्यान दीजिएगा, ये करण में भी आ जाता है, अपादान में भी, क्योंकि से का प्रयोग है ना थोड़ा। और पृथ्वीनाथ पांडे भी प्रयोग किए हैं दोनों जगह उसका, जो अच्छी किताब है। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, दंत। दंत, दसन, रदन। दंत का पर्यायवाची बताएंगे। दाढ़िम होगा, दंत होगा, दसन होगा, बताएं। रदन भी बता रहे हैं, क्या होना चाहिए इस पर बताएं आप लोग। दांत का पर्यायवाची होगा दाढ़िम। क्या होगा? दाढ़िम होगा। और थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे भी कंफ्यूजन में ये है कि पर्यायवाची दंत अलग होगा, दसन, रदन देख लीजिएगा, लेकिन पर्यायवाची दाढ़िम होना चाहिए इसका। थोड़ा सा आप लोग देखकर
बता दीजिएगा। क्या बताए हैं धनंजय जी? डी बताए हैं, है ना? थोड़ा सा इसको देखकर क्लियर करा दीजिएगा हमें भी, ये आप लोग के लिए समझिए कि एक वर्क है। कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव बताएंगे जी। डालिम अनार का होता है, तो यानी कि वहां विकल्प होना चाहिए था कि कौन नहीं है। यहाँ क्या होना चाहिए? 1 मिनट थोड़ा सा क्वेश्चन को देखा जाए। अगर दारिम अनार का है, 1 मिनट इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। ये दारिम का अर्थ अगर अनार है तो ध्यान दीजिए, ये पर्यायवाची यहाँ पर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नहीं है, तब ये क्या हो जाएगा? तीनों होगा दांत का। ठीक है, अब क्लियर। दाढ़ी में अगर अनार है तो क्वेश्चन होना चाहिए कि कौन पर्यायवाची नहीं है, तो दाढ़ी। ठीक है, और बाकी ये सब दांत के होंगे। ठीक है, बिल्कुल। पेपर तक धनंजय जी, पृथ्वीनाथ पांडे जो है आपका नालंदा प्रकाशन का, यही उत्तर प्रदेश परीक्षा का कोई भी हो वो मानक है, उसको माना जाता है। आपके हमारे कहने से नहीं ना चलेगा। हाँ, वो किताब जो है अच्छे अच्छे लोग पढ़ते हैं, कहने से क्या होगा? नेत्रहीन। खैर डिबेट करेंगे फिर कभी आपसे। अब क्या, गुड इवनिंग श्याम यादव। चलिए, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव। रसाल, बिल्कुल। रसाल का मतलब होता है रस से भरा, रस से भरा, यानी कि रसाल कह सकते हैं आप आम को, और भी कोई फलों को कह सकते हैं। तो ये कमल का पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी नलिन, उत्पल, राजीव, फिर आपका पंकज, ये सब कमल का है। तीर का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तीर का पर्यायवाची नहीं है। तार, बाण, शर, नाराज। बाण, सर, तब लिखते हैं कि सैया पर, तीरों की सैया पर, यानी कि सर होगा। नाराज, तार। बताए क्या नहीं होना चाहिए तीर का? ज्यादा मेहनत इसी सब टॉपिकों पर आप लोग को करना है। यूपीपी में यही सब क्वेश्चन दिखेंगे। थोड़ा पहला दिन आज इस पर क्वेश्चन बनाए हैं ज्यादा, देखते हैं क्या मतलब आगे चल के इस पे लाभ होता है। तुरंग का क्या मतलब? लहर, घोटक, आमोद, नीर। तुरंग पर्यायवाची, तुरंग का पर्यायवाची, तुरंग का पर्यायवाची जी। डी बिल्कुल। घोटक यानी घोड़ा की बात किया गया है। क्या है? घोड़ा का है भी होता है ना, तो तुरंग यानी घोड़ा, तो क्या होगा? घोटक इसका पर्यायवाची होगा। ये घोड़ा ओड़ा बराबर पूछता रहता है। 16 नंबर, विलोम चुने। विलोम चुनना है। देखिए, विलोम, विलोम यानी कि सामिस का क्या होगा? विलोम। निरामिष, वैष्णव, शाकाहारी, मांस रहित, सामिस का विलोम। सामिस का अर्थ विलोम, सामिस यानी मांसाहारी होगा ना, यानी कि निरामिष ये होगा मांस खाने वाला नहीं, और ये मांस नहीं खाने वाला, तो क्या हो जाएगा? निरामिष होगा, विलोम। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये सब। अगला देखते हैं हम लोग। विलोम, किसका विलोम? गरिमा का विलोम। अंधकार, लघिमा, घृणा, नीचता। गरिमा,
गरिमा का विलोम। क्या होना चाहिए गरिमा का विलोम? ऑप्शन बी बता रहे लघिमा। बिल्कुल, गरिमा इज्जत, लघिमा मतलब बेइज्जती, तो क्या होगा? लघिमा होगा, गरिमा का विलोम। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। विलोम, किसका विलोम? कृतज्ञ का विलोम। कृतज्ञ मतलब ऋणी होता है, तो इसका विलोम अनजान, अधम, मूर्ख, कृत धन। अधम मतलब पापी होता है, इसका अर्थ क्या होता है? पापी होता है इसका अर्थ। नहीं, हाँ, ये तो नहीं होगा, डी होगा, बिल्कुल डी होगा। कृतज्ञ का कृत धन, यानी कि ये किसी का उपकार नहीं मानने वाले को कृत धन कहते हैं। यानी किसी का पर उपकार किया आपने, लेकिन वो आपका बदले में वो धोखा दे दिया या कुछ ये किया, वही है कृत धन। यानी जो आपकी विलोम देखेंगे, अतिथि का विलोम, विलोम आगंतुक, मेहमान, आतिथेय, अनुज। आतिथेय होगा, अतिथि का विलोम क्या होगा? आतिथेय होगा। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बी नहीं होगा, मेहमान नहीं होगा। मेहमान तो अतिथि का पर्यायवाची हो गया बंधु। क्या हो गया? पर्यायवाची हो गया ना। हाँ, आगंतुक, अनुज, ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 20। नूतन का विलोम। नूतन मतलब क्या? नया होता है, तो नूतन का विलोम ऐतिहासिक, चिरंतर, पुरातन, पौराणिक। बिल्कुल, नूतन का विलोम पौराणिक होगा। नूतन मतलब नया, पौराणिक मतलब बहुत पुराना, पुराणों के अनुसार। क्या? तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, हिंदी 20 क्वेश्चन, अब जीएस का क्वेश्चन। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, अनीश्वरवाद, अद्वैतवाद। ब्रह्म समाज स्थापना 1828 और राजा राम मोहन राय द्वारा, राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। राजा राम मोहन राय जानते ही हैं, आपका सती प्रथा का बंद करवाए, किसकी सहायता से? तो बेंटी की सहायता से। जानते होंगे आप लोग। अद्वैतवाद, द्वैतवाद यह सब नहीं होगा इसमें। शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य में चले गए हैं आप। एकेश्वरवाद क्या होगा? एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की बात, एक ईश्वर की बात किया गया है, और पाखंड खंड का इसमें भी विरोध किया गया है। एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर, ब्रह्म समाज। जी ठीक है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये सब क्वेश्चन अच्छा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अच्छा लगता है तो नोट कर लेते हैं। किसने कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किया? ठीक, ये 1931 में हुआ था। ठीक, जवाहरलाल नेहरू, जे.एन. सेन गुप्ता, एस.सी. बोस या वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन जिसमें मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। किसकी मांग की गई थी? मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। पता ही होगा आप लोग को,
और मेरे ख्याल से इसका उत्तर आप लोग दे पाएंगे। ठीक, सी उत्तर सुभाष चंद्र बोस। देखिए 1938 और 39 में होंगे ये। ठीक है, आपका 38 और 39 जो था वो त्रिपुरी था। ठीक, और ये 38 था हरिपुरा था। कहाँ पे? हरिपुरा से संबंध है सुभाष चंद्र बोस का। तो सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए? अभी तक उत्तर आश्चर्य पढ़ाया गया है भाई, लेकिन उत्तर नहीं दे पा रहे हैं लोग, तो मतलब आश्चर्य की बात, मेरे लिए तो आश्चर्य की बात है कि आप लोग उत्तर नहीं दे पा रहे हैं। तो मतलब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जवाहरलाल नेहरू आपका फेमस है 1929 का। 1929 लाहौर अधिवेशन है ना, लाहौर अधिवेशन के लिए फेमस हैं, जिसमें पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। क्या? पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था। तो क्या उत्तर होना चाहिए? इसका उत्तर देखिए अभी तक नहीं मिला, जान ले आप लोग। कराची अधिवेशन वल्लभ भाई पटेल 1931, और इसी में मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। जी बिल्कुल, वल्लभ भाई पटेल। इतिहास में तो बेसिक है, पढ़ा ही जाता है ये तो। निम्न में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? इंडियन ओपिनियन जो था छपता था आपका कहाँ पे? कहाँ से छपा? दक्षिण अफ्रीका में छपा। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका में ही 2 आश्रम बनाए थे गांधी जी, टॉल्स्टॉय आश्रम और फिनिक्स फार्म, फिनिक्स आश्रम। जानते हैं आप लोग, इंडियन ओपिनियन गांधी जी ने निकाला था दक्षिण अफ्रीका से, तो कौन सी भाषा में नहीं छपता था? विकास निगम जी नमस्ते आपको। तो ये उर्दू में नहीं छपता था, ध्यान से देखिएगा। जानते हैं ना, दक्षिण अफ्रीका में काले गोरों का लड़ाई चल रहा था, पब्लिक सेफ्टी बिल भी, वहां पे कई तरह के नियम थे, उसी के विरोध में गांधी जी ने वहां आंदोलन किया। और जानते हैं कि 1906 में पहला सत्याग्रह वहीं हुआ था, गांधी का पहला सत्याग्रह। भारत में पूछेगा तब होगा चंपारण, शब्द लगाएगा तब होगा 1917 चंपारण। लेकिन पहला सत्याग्रह पूछ दे कब किया गांधी ने, तो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया था इन्होंने सत्याग्रह। जी सोनू पंडित जी सी बता रहे हैं, तमिल नहीं उर्दू में नहीं छपता था ये। किसमें? उर्दू में। बाकी अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में छपता था ये। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। 24 नंबर, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का शुभारंभ किसने किया था? ये ध्यान दीजिए, 1893 में ये गणपति पर्व आया। कौन सा? गणपति पर्व। और 1895 में शिवाजी महोत्सव, शिवाजी महोत्सव आया। ठीक, ये किसने प्रारंभ किया? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र घोष। क्या होना चाहिए सही उत्तर? गणपति उत्सव मनाने वाले कौन थे? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही कहा था ना, स्वराज मेरा जनसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। जानते हैं? तो गणपति पर्व 1893 और 1895 में शिवाजी महोत्सव। तिलक की पत्रिका थी मराठा, इन्हीं की पत्रिका थी केसरी, और इन्हीं की पत्रिका यानी किताब था जिसका नाम था गीता रहस्य, जो मांडले जेल में लिखे थे बाल गंगाधर
तिलक। ठीक है, ये उत्तर राहुल, बिल्कुल बाल गंगाधर तिलक। आप लोग जान ले, मराठा जो था अंग्रेजी में छपता था। कौन भाषा में, ये जानिएगा। मराठा पत्रिका अंग्रेजी में छपता था, मराठी भाषा में नहीं। और केसरी जो था यह छपता था मराठी भाषा में। कौन सी भाषा में, मराठी भाषा में केसरी छपता था। तिलक का संबंध आपका 1916 के होम रूल लीग आंदोलन से है। होम रूल लीग आंदोलन से एनी बेसेंट के साथ इन्होंने चलाया था। तिलक होम रूल लीग आंदोलन चलाए थे बंबई से, एनी बेसेंट मद्रास से चलाई थी। ये ध्यान दीजिएगा, होम रूल लीग आंदोलन। तो क्या होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 25 को। कि सुल्तान ने दल चालीसा का गठन किया। इतिहास से एक क्वेश्चन देखा जाए। दल चालीसा, ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, नसरुद्दीन, महमूद। दल चालीसा का गठन। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक सोचे इतिहास का भी डाल दें। जानते हैं ना, दल चालीसा के नियंत्रण में सुल्तान चलते थे, है ना। सुल्तान मतलब दल चालीसा जो कहता था वही सुल्तान करता था। कौन बनाया था दल चालीसा, संतोष प्रसाद जी। 25 का बी, बिल्कुल। दल चालीसा इल्तुतमिश का बनाया हुआ था। और नष्ट किसने किया, नष्ट किया बलबन ने नष्ट किया था इसे, है ना। क्यों नष्ट किया, क्योंकि दल चालीसा का स्वयं ये सरदार था। जानते हैं आप लोग, जब ये गद्दी पर बैठा ना तो समझ गया कि दल चालीसा चैन से रहने नहीं देगा। गंगेश जी, संदीप गौतम जी, गंगेश कुमार जी नमस्कार। आ नहीं रहे भाई क्लास, आजकल कहाँ है, दरोगा परीक्षा के बाद आप अदृश्य हो गए हैं। कोचिंग आइए भाई, यूपीपी है अगला। तो सरदार था, इसीलिए जानते हैं बलबन, लौह रक्त की नीति अपनाने वाला बलबन, दैवी राजत्व का सिद्धांत देने वाला बलबन, आफरा सियाब वंश से नाता जोड़ने वाला कौन, बलबन। बलबन का नाम सुने होंगे, नौरोज का त्योहार मनाने वाला बलबन। ये सब चीजें बलबन के साथ है। नसरुद्दीन महमूद की खास बात थी क्या, ये नसरुद्दीन महमूद का ही ये क्या था, सेवक था, लेकिन मेन कमांड बलबन के हाथ में था। नसरुद्दीन महमूद का क्या खास बात था, टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला नसरुद्दीन महमूद था। टोपी सीकर जीवन यापन, गंगेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो टोपी सीकर जीवन यापन करने वाला नसरुद्दीन महमूद। और ऐबक के बारे में क्या बनाए बताएं आप लोग को, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया मस्जिद अजमेर में। दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद बनवाया। एक बात और जानेंगे, चांदी का टका तांबे का जीतल चलाने वाला इल्तुतमिश ही ऐसा था, यानी दिल्ली को अपनी पहली राजधानी यही बनाया। ऐबक के समय राजधानी लाहौर थी। और एक बात और जानेंगे, गुलाम वंश का संस्थापक ऐबक को माना जाता है, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को, मकबरे का जनक पिता इल्तुतमिश को माना जाता है। इसी के समय इसके पुत्र का पहली बार मकबरा बना था इल्तुतमिश का। तो बहुत सारी बातें हैं इल्तुतमिश के बारे में, लेकिन क्या अब इसमें बताया जाए। यानी दल चालीसा का गठन इल्तुतमिश ही कुतुब मीनार को पूरा करवाया था, नींव रखा था ऐबक ने। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को ही कहा जाता है। बहुत सारा, अगर चलने लगे तो ये घंटा भर यही ले लेगा क्लास, है ना। पढ़ाने लगे इतिहास तो खूब मजा आता है, लेकिन परीक्षा में आता कहाँ है मेरे भाई। हाँ, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है कौन सा बताएंगे। जयपुर गुलाबी नगर, उज्जैन महाकाल नगर,
कोलकाता आनंद नगर, जैसलमेर झीलों का नगर। कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें? सुमेलित नहीं है इसमें, बता सकते हैं आप? आसान प्रश्न है ये, बहुत ही आसान है। सी उत्तर कैसे भाई? डी उत्तर बिल्कुल। जैसलमेर झीलों का नगर नहीं है, ये शायद है, देख लीजिएगा, उदयपुर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या सही है? उदयपुर। देख लीजिए, झीलों का जो नगर है वो उदयपुर होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। तो आनंद नगर है, आनंद भवन वहां है भी, तो क्या होगा? ये सब सही है, ये आपका जैसलमेर गलत है, विकल्प जी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति, ये बोक्सा, भोटिया, जौनसारी, थारू। जनजाति थोड़ा पढ़ने की आदत डालिए, क्वेश्चन इसे बनता है यूपीपी में जी। तो कौन होगा उत्तराखंड का जनजाति? थारू नहीं पाया जाएगा वहां, क्या है? जौनसारी होगा। क्या होगा उत्तराखंड का जनजाति? सबसे बड़ी जौनसारी होगा जी। जनजाति पर बहुत सारा क्लास में क्वेश्चन आता रहता है। अगला देखेंगे, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार स्थित है। गाजियाबाद, गोंडा, रायबरेली, उन्नाव। नवाबगंज पश्चिम बिहार, बहुत सारा पूछता है। नवाबगंज, लाख बहोसी, या बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिस पर यूपीपी में स्पेशल में आप लोग को पढ़ने होंगे। यूपीपी स्पेशल में पढ़ाया जाएगा इसे, बस नोटिफिकेशन का वेट कर रहा हूं मैं भी। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाए उस दिन चलेगा क्लास सभी विषय का जी। ये उन्नाव, नवाबगंज उन्नाव में होगा। कहाँ पे? उन्नाव जनपद, ठीक है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 29। सुनामी से सर्वाधिक क्षतिग्रस्त देश था। 2004 में आया था ना सुनामी, यानी इंडियन प्लेट तथा वर्मी प्लेट टकराई थी। इंडियन प्लेट तथा वर्मी प्लेट टकराई थी हिंद महासागर में। इंडियन प्लेट तथा ये इधर म्यांमार है ना, बर्मा, तो यानी ये प्लेट टकराई थी। तो सर्वाधिक नुकसान किसको हुआ था? ऑस्ट्रेलिया को या भारत को, इंडोनेशिया को, थाईलैंड को? भारत का आपका तमिलनाडु का नागपट्टनम जिला सर्वाधिक प्रभावित था। तमिलनाडु का कौन सा जिला? नागपट्टनम जिला सर्वाधिक प्रभावित था। लेकिन सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा हुआ था इसमें? इंडोनेशिया हुआ था। और एक बात ध्यान दीजिए, 11 देश प्रभावित हुए थे। कितने देश? 11 देश प्रभावित। और मेरे ख्याल से 2004 में ये 26 दिसंबर 2004 को आया था। सुनामी होता क्या है? समुद्र में भूकंप आना, चट्टानें टकराती है समुद्र में ना, तो सुनामी आता है। सुनामी जापानी शब्द है। कैसा शब्द है? जापानी शब्द सुनामी है। सुनामी में जल की गति 650 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जल की गति हो जाती है। जब टकराती है ना नीचे प्लेट, भूकंप आता है समुद्र में, वही कहलाता है सुनामी। समुद्री भूकंप को सुनामी कहेंगे जी, बिल्कुल इंडोनेशिया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर। प्रथम महिला जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंची,
प्रथम महिला जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंची थी। एन ब्रॉन क्राफ्ट, एलिजाबेथ, लूसी जेनिफर, चीहा लुंग। ये देखिए, ये पुरुष हैं, यानी कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति रॉबर्ट पियरे और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? एमंड सेन था। वैसे तो बहुत सारा क्वेश्चन है अंटार्कटिका पर जाने वाला मीर कासिम के नेतृत्व में वैज्ञानिक दल और बहुत सारे क्वेश्चन, लेकिन इसका उत्तर क्या होगा? एन ब्रॉन क्राफ्ट होगा। पहली महिला एन ब्रॉन क्राफ्ट जो उत्तरी ध्रुव पर पहुंची। ठीक, तो आज के लिए विराम दिया जाता है क्लास को। अपना अपना स्कोर मिलाते रहिए। प्रयास हमारा होगा कल इससे बेहतर क्लास लेकर आऊं। इजाजत दे सबको, नमस्कार, जय हिंद।